हेलो स्टूडेंट, एक देश चलाने के लिए कई सारे पॉलिसीज का नीड होता है और ये जितने भी पॉलिसीज हैं इसको रेगुलेट कोई एक बॉडी नहीं करती है। अलग अलग पॉलिसीज के लिए अलग अलग रेगुलेशन बॉडी होते हैं। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई है और इस मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई हमारे मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। उसी तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी की बात की जाए तो फिस्कल पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। मतलब यूं कहें कि अलग अलग पॉलिसीज के लिए अलग अलग हमारे पास रेगुलेशन बॉडी है। लेकिन एक समस्या क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा समस्या है। ये होता क्या है, इसका डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे। इसके बेसिक डिफिनेशन में ये है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का जो जनरल प्राइस है, ये जनरल प्राइस जब हाइक होता है उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हम सेकेंड डिफिनेशन की बात करें तो अगर मनी का जो परचेजिंग पावर है वो अगर डिक्लाइन हो जाए, इसको ही हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेशन का बेसिक डिफिनेशन है जो कि आप जानते होंगे। तो अगर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन आखिर हुआ तो इससे में बदनाम कौन होता है? तो इन्फ्लेशन में बदनाम होती है सरकार, जबकि मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल कर रही है कौन? आरबीआई। तो एक तरफ मनी के फ्लो को कंट्रोल कर रही है आरबीआई और जो फिस्कल पॉलिसी है ये चला रही है सरकार। हमेशा जनता सरकार को पकड़ती है। जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो हमेशा सरकार को पकड़ती है कि आप महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हो, जबकि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी तो रेगुलेट कर रही थी आरबीआई। इसीलिए इन दोनों से बीच का एक रास्ता निकाला गया और वही रास्ता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। देखिए, थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री की बात की जाए तो हुआ क्या था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज अडॉप्ट किए गए थे। उसी समय से एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी को बोलते हैं उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट आई और उसने कमेटी ने क्या बोला कि एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में यह बोला गया कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4% प्लस माइनस 2% होना चाहिए। मतलब ये कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन 2% और 6% के बीच में ही राइज करना चाहिए। अप हो या डाउन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। ये कहलाता है हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो कि आरबीआई और सरकार के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ और इसको उर्जित पटेल कमेटी ने ही दिया था। तो एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि आप मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखोगे। ये जो प्राइस बढ़ना जो इन्फ्लेशन कहते हैं, इस प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना आरबीआई का काम है। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो आई होप सो कि आपको बेसिक डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक्चुअल में है क्या। अगर हम इसके एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट between the central government between the government of India and RBI aims to maintain price stability while considering growth। ग्रोथ कराना सरकार का भी काम है, आरबीआई का काम है, लेकिन ग्रोथ के चक्कर में जनरल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस सडन राइज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा राइज ना हो जाए जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए। इसको ही मेंटेन करना है और इसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको ही बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि एग्रीमेंट में कहा गया कि आपको इन्फ्लेशन जो रखना है वो 2% से 6% के बीच में रखना है, लेकिन यदि 2% और 6% के बियॉन्ड चला गया फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, कंसेक्यूटिव क्वार्टर मतलब तिमाही, 3 महीने, मतलब लगातार 3 महीने, मतलब 9 महीने तक, लास्ट के 9 मंथ तक अगर 6% के बियॉन्ड चला गया अगर इन्फ्लेशन, उस समय इस एग्रीमेंट के तहत आरबीआई को सरकार के सामने जवाब पेश करना होगा कि इस इन्फ्लेशन का वजह क्या है। मतलब ये कि आपको कारण बताना होगा कि आखिर ये पिछले 3 तिमाही से इन्फ्लेशन इतना ज्यादा राइज कैसे किया। ठीक है, अगर राइज किया तो आप इसमें क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं जिससे ये 2% और 6% के बीच में रहे। साथ ही साथ आपको अनुमान लगाना होगा, आरबीआई ये प्रॉमिस करेगी कि हम अगले 6 महीने, अगले 1 साल में इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब इस एग्रीमेंट
मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अगर हम बोले तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में की पहली बात, इन्फ्लेशन 2% और 6% के बीच में होना चाहिए। यदि 6% के बियॉन्ड है लास्ट 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो उस समय आरबीआई को जवाब देना होगा, बताना होगा कि इसका रीजन क्या है, और यह भी बताना होगा कि अगले कितने महीने में इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया जाएगा। आई होप सो कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का डिफिनेशन समझ में आ चुका होगा। अब ये हम लोग समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, करंट अफेयर्स के ये न्यूज में क्यों है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको कि हम लोग मॉस्पी बोलते हैं, रिसेंटली रिपोर्टेड दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज टू 6.2%। मतलब उर्जित पटेल कमेटी का जो रिपोर्ट है 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, वो 6.2% हो चुका है। देखिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है जिसको कि हम लोग WPI बोलते हैं, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, और CPI में से C होता है, एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है और एक कंबाइंड होता है। हमारे देश में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन हम लोग का CPI C होता है, इसी को बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और भी इन्फ्लेशन होते हैं, कोर इन्फ्लेशन होते हैं, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन होते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम लोग को फोकस करना है वो आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर क्या है कि ये जो इन्फ्लेशन अगर 6% के बियॉन्ड गया, इसीलिए ये बात न्यूज में आ गई। दिस मार्क्स दैट द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस अगस्त 2023। अगस्त के बाद ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, इसीलिए ये हमारा करंट अफेयर्स में हो चुका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो हमारे देश में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन है, तो CPIC इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन। इस हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में रिपोर्ट कौन दिया है, तो स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये दिया है। अब हम लोग ये समझते हैं कि रीजन ऑफ हाई रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया में ये जो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, इसके पीछे वजह क्या है। जो पहला वजह है हाई फूड इन्फ्लेशन। देखिए, चाहे वो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, सबके अपने अपने बास्केट ऑफ कमोडिटीज होते हैं। उस बास्केट ऑफ कमोडिटीज में कई सारे कमोडिटीज होते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे कमोडिटीज होते हैं जिसके प्राइस में बहुत ज्यादा का फ्लक्चुएशन होते रहता है। जैसे कि अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो उसमें फ्यूल एंड फूड, ये दो ऐसे आइटम है जिनके प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसके वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। तो जो पहला रीजन है वो हाई फूड इन्फ्लेशन। दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या है, जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है, उस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर हम फूड और फ्यूल को माइनस कर दें तो वही हमारा कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। ग्लोबल ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी, मैं आपको पहले ही बोला हूं कि जो ऑयल के फ्यूल के प्राइसेस है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और आपके जो फूड आइटम है और आपके ऑयल जो फ्यूल आइटम है, ये दो मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं हाई रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कई बार लिसन, जो वेदर है, मौसम है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कभी मानसून अच्छा होता है, कभी मानसून खराब होता है। यदि मानसून अच्छा होता है तो फसल अच्छी प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन चेंज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये था रीजन ऑफ हाई रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब सवाल ये आता है कि व्हाट विल आरबीआई डू, आरबीआई क्या करेगी, क्या हाथ पे हाथ बैठी रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई की एक कमेटी है जो प्रत्येक कुछ दिनों पे अंतराल पे मीटिंग करती है, और मीटिंग करने के बाद एक कंक्लूजन पे निकलती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टांसेस। स्टांसेस में न्यूट्रल स्टांसेस होते हैं, एकोमोडेटिव स्टांसेस होते हैं। मतलब आरबीआई इस निर्णय पे पहुंचती है कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या निर्णय लेने जा रही है। निर्णय में आपके उसके पास होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उस मॉनेटरी पॉलिसी में ही होते हैं रेपो रेट, बैंक रेट, बहुत सारे होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में ही आते हैं। तो
जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, बैठक के बाद जब स्टांसेस लिए जाते हैं, उस समय वहाँ के जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो तय करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन हुआ, इस इन्फ्लेशन पे हम करने क्या जा रहे हैं। तो जनरली यदि इन्फ्लेशन हमारा राइज करता है, उस केस में जो आरबीआई सबसे पहला स्टैंस लेती है वो बोलती है कि हम अपना रेपो रेट बढ़ाएंगे। यदि हम मार्केट में रेपो रेट अगर बढ़ेगा, आरबीआई रेपो रेट अपना बढ़ाती है, उस केस में क्या होगा, बैंकों का जो बैंक रेट है वो बैंक रेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। टारगेट यही होता है कि इन्फ्लेशन में मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आरबीआई यही सोचती है किस तरीके से मार्केट के मनी को विड्रॉ कर दिया जाए। मार्केट से यदि मनी विड्रॉ हो जाएगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, और इसीलिए आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी का हेल्प लेती है। और उस मॉनेटरी पॉलिसी में अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वो करती क्या है, तो रेपो रेट को सडन राइज करती है। अगर रेपो रेट को राइज करेगी, मार्केट से मनी ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। तो ये था मेरे तरफ से एक रीजन। आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि आरबीआई और क्या क्या तरीका अपना सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको श्योर दूंगा। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे स्पेशल सेशन लेने का, वीडियो बनाने का, आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।